मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रेमंड डेविस केस 2011। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। हमने दुनिया को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया कि उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। एशिया में मौजूद मुल्क पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की तारीख हम आपको पढ़ा रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये वाक़या नाजुक घड़ियों में से एक है कि जब पाकिस्तानी कौम अमेरिका बहादुर से नफ़रत का इजहार खुलकर करने लगी और अपना गुस्सा दिखाने लगी, तो अमेरिकी शहरी रेमंड डेविस क्या करता है? वो लाहौर में 2 नौजवानों को कत्ल कर देता है और ये हादसा लाहौर के एक मसरूफ़ तरीन रोड पर होता है। और एक तीसरा शख्स भी मारा जाता है कि एक गाड़ी जो रेमंड डेविस को बचाने की कोशिश करती है, तो उसके वजह से एक तीसरा शख्स मारा जाता है। रेमंड ने कहा कि उसने 3 लोग अपने दिफा में मारे हैं, सेल्फ डिफेंस में मारे हैं, कि खुद की जान बचाते हुए मारे हैं। रेमंड वहाँ से भागने ही वाला था कि मकामी यानी लोकल लोगों ने उसको रोक लिया और ये वाक़या 27 जनवरी 2011 को हुआ था। इस वाक़े के मुताबिक मुख्तलिफ सवालात लोगों के जहनों में आते हैं कि रेमंड डेविस कौन था, वो क्या काम करता था। इसके अलावा आलमी कानून भी ज़ेर बहस आने लगा कि रेमंड डेविस को आम मुजरिम समझा जाए या थोड़ा बेहतर तरीके से रखा जाए। उसके पास हथियार वगैरह भी बरामद हुए थे, यानी वेपन्स मिले थे, जिससे वो और ज़्यादा मशकूक सस्पेक्टेड हो गया था कि वो हमारे मुल्क में क्या कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत दोनों उसको शक की नज़र से देखने लगे। इससे अवामी सतह पर यह बात फैल गई कि अमेरिका फिर से एक बार पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है और CIA के जासूस पाकिस्तान में हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अमेरिका मुखालिफ गिरोह हुकूमत पर दबाव यानी प्रेशर डालने लगे कि अमेरिका की बात ना सुनी जाए और रेमंड डेविस को आज़ाद ना किया जाए। पाक अमेरिका ताल्लुकात में ये बहुत ही नाजुक घड़ी थी और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस आई हैं, उनमें से ये एक है। और अवाम अमेरिका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। रेमंड को लेकर मुख्तलिफ खबरें न्यूज़ आने लगीं कि किसी ने कहा कि वो डिप्लोमेट है, किसी ने कहा वो कारोबार करने आया है, बिजनेसमैन है, किसी ने कहा वो कौंसलेट का मेंबर है, किसी ने कहा वो एम्बेसी का मेंबर है। और अमेरिका ने माना, कन्फर्म किया कि वो उनके जो कौंसलेट है वहाँ पर कौंसलर है और टेक्निकल एडवाइज़र है और US एम्बेसी में काम करता है, ये अमेरिका ने बाद में कहा। ABC न्यूज़ ने कहा कि डेविस फ्लोरिडा की सिक्योरिटी फर्म से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह उसका CIA के साथ ताल्लुक़ होना मशकूक हो गया। और बाद में अमेरिका ने कहा कि रेमंड डेविस लाहौर कौंसलेट नहीं बल्कि US एम्बेसी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन हम आज जानते हैं कि असल में रेमंड डेविस एक किराए का कातिल था और उसने अपनी किताब में ये बात खुद कही है। अब सवाल ये उठता है कि उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी स्पेशल राइट्स यानी एक आम शहरी से ज़्यादा हुकूक मौजूद हैं कि नहीं। सफारतकारों को ममालिक में ख़ास हकूक़ हासिल होते हैं। एक सफारतकार यानी डिप्लोमेट को 1964 के वियना कन्वेंशन के तहत हकूक़ हासिल हैं और ये चीज़ 1972 में हमारे आइन का हिस्सा भी बनी थी। और देखा जाए तो अमेरिका बहादुर का पहला दावा देखा जाए तो वो बच सकता था, क्योंकि वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 29 के मुताबिक डिप्लोमेट को आम शहरी की तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कि उसके पास कुछ खास हकूक़ होते हैं। अमेरिका बहादुर का पहला दावा ये था कि वो कंसुलेट से है, बाद में और ज़्यादा हकूक़ हासिल करने के लिए कह दिया कि वो एम्बेसी से है। बाद में अमेरिका बहादुर ने कहा कि वो एम्बेसी का बंदा है, क्योंकि एम्बेसी के पास ज़्यादा बेहतर हकूक़ होते हैं जो कि कौंसलेट के पास नहीं होते। तो रेमंड डेविस को US एम्बेसी इस्लामाबाद का मेंबर बताया गया। वियना कन्वेंशन के कौंसलेट रिलेशंस में आर्टिकल 41
पार्ट 1 में कहा गया कि आप कौंसलेट के बंदे को सिर्फ इंतहाई संगीन जुर्म में गिरफ्तार कर सकते हैं और सज़ा अदालती निज़ाम देगा, और इंसान और जो इजाफी हकूक़ है सिर्फ कौंसलेट के आला अफसरान को हासिल हैं या फिर वो मुलाजिम जिनको कौंसलेट में जो कौंसलर होता है या जो कौंसलेट का जो ग्रेड होता है वो हासिल होता है। इसके अलावा अमेरिका बहादुर पाकिस्तान पर मुसलसल प्रेशर भी डाल रहा था। पहले कौंसलेट कहा, फिर यूएस एम्बेसी कहा। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा, उस वक्त अमेरिका के सदर बाराक ओबामा थे, तो वो बहुत ज़ोर दे रहे थे कि ये मामला हल किया जाए। जॉन कैरी जो कि उनकी कैबिनेट का बहुत ही ख़ास रुकन थे, जॉन कैरी पाकिस्तान आया कि वो मामलात को मुज़ाकरा टेबल टॉक से हल कर सके, और पाकिस्तान को मुख्तलिफ धमकियाँ लगाई गईं कि हम आपकी इमदाद यानी यूएस एड और जो बाकी एड्स हैं वो बंद कर देंगे। अमेरिकी कांग्रेस से भी लोगों ने पाकिस्तान की इमदाद बंद करने की बात की। अमेरिकी कांग्रेस यूं ही है जैसे हमारी पार्लियामेंट है। अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुस्सा था और कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस चीज़ का फ़ैसला करेगा। पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करके ख़ुद को मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। पूरी दुनिया में इकनॉमिक क्राइसिस था और आसिफ अली जरदारी ये नहीं चाहते थे कि अमेरिका की इमदाद बंद हो जाए। उस वाक़ये से ये हुआ कि पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बढ़ गई कि कैसे अमेरिका CIA और ब्लैक वाटर यानी किराए के कातिलों वगैरह मिलकर पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को गद्दार वतन कहना आसान हो गया, अमेरिकी एजेंट कहना आसान हो गया, CIA का एजेंट कहना आसान हो गया, फतवे लगाना आसान हो गया, क्योंकि अवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे और वह वज़ीर ख़ारजा थे, और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उन पर बहुत दबाव डाला कि डेविस को छोड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा और बाद में उनको अपनी जो पोस्ट है मुझे ठीक से याद नहीं कि उनको निकाला गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसके अलावा बहुत से मजहबी और दीगर सियासी जमातों ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर दबाव डाला और उनका मुतालबा यही था कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी, वैसे इस बंदे को नहीं छोड़ा जाएगा। बाद में दियत यानी खून बहा की कीमत अदा करके डेविस को आज़ाद कर दिया गया। मुद्दत के दिन उसकी रिहाई हुई और अमेरिका ने कहा कि अब हालात आम दिनों के मुताबिक हो गए हैं। तो केस की हाई बनी, अदालत में गया, वहाँ पर ब्लड मनी तय हो गई और वो अदा कर दी गई, और इस तरह रेमिन डेविस जो थे भाई साहब वो अमेरिका वापस चले गए। और फिर बाद में आई थिंक इमरान खान के दौर में वो किताब लिखते हैं और जिसमें पाकिस्तान के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें बताते हैं। ये आज का लेक्चर था, हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।